हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा कि आज का शाम जो है जापान के नाम, तो जापान से और एक वीडियो है। यहाँ पे ओवरऑल इंडियंस किस तरीके से जापान में जाके जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ पे उनका जो बसेरा है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाके बस जाते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनसे जापान को क्या पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव्स भी है जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। नेगेटिव्स के बारे में और पॉजिटिव्स के बारे में हम कमेंट सेक्शन में भी जानेंगे। डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे किस तरीके से इंडियंस ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। और बाय द वे ये लोग चाइनीज़ से बहुत नफरत करते हैं। इनका मानना है कि चाइनीज़ जो इंडियन इमिग्रेंट्स ओवरऑल जापान के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, बट चाइनीज़ लोग जो है वहाँ पे जाके क्राइम, थेफ्ट ये सब फैलाते हैं। जितनी भी तरीके की गंदगी होता है वो पाकिस्तान और चाइनीज़, इन पे काफ़ी सारे जापानीज़ का जो है गुस्सा था। तो मैंने भी उनको और भी अच्छे तरीके से पूरा हिस्ट्री के साथ बता दिया कि जापान में किस तरीके से चाइनीज़ लोग जो है बहुत सारे क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और ख़ास करके पाकिस्तानीज़ तो है ही। और अगर इंडिया की भी बात करूँ, अगर किसी टाइम पे कुछ नेगेटिव हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पीसफुल रिलीजन ने ही किया है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक बार ढूंढा था तो एक आदमी ने जो है एक जापानीज़ लड़की को ट्रेन में उठ के थप्पड़ मारा था, और नाम था समथिंग पीसफुल रिलीजन से था। तो समझ ही सकते हैं। तो ये लोग जो है इंडिया की रेपुटेशन वहाँ पे जाके ख़राब करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस बारे में कि किसको वो जापान में भेज रहे हैं। जापान जैसे डेवलप्ड देश में यहाँ पे अगर इन लोगों को भेजेंगे तो ऑब्वियसली ये इंडिया का नाम ख़राब ही होगा। इंडिया के नाम ख़राब ही करेंगे ये सब लोग। तो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिनको हम अब्रॉड भेज रहे हैं, खास करके डेवलप्ड देशों में। तो किस टाइप की जो है इंसान को हम भेज रहे हैं उसका एक प्रॉपर कैरेक्टर टेस्ट होना चाहिए। ये भी मतलब इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों में अगर एफर्ट्स दे तो काफ़ी इंडिया का रेपुटेशन जो है ओवरऑल जो बहुत ख़राब होके रहा है वो एक बहुत बेटर चीज़ हो सकता है। बट एनीवेज बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि अब्रॉड में जाके पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने ही हमारे इंडियन रेपुटेशन का जो है संभाल के रखा है अब्रॉड में। तो हैट्स ऑफ टू देम और बिग थैंक्स टू देम। और आज की वीडियो हम इन सब लोगों के बारे में जानेंगे। कमेंट सेक्शन में भी इन सब लोगों के बारे में बहुत जो है मेंशन किया गया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। टोक्यो का एडोगावा प्रीफेक्चर, यहाँ 7,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो जापान में भारतीयों की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। ये शहर भारतीयों के लिए रहने के लिहाज से बहुत आरामदायक माना जाता है, इसीलिए इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। सन 2000 के आसपास जब कंप्यूटर सिस्टम की Y2K समस्या या मिलेनियम बग आई थी, तब भारत से कई IT प्रोफेशनल्स यहाँ आने लगे। अब सिर्फ बोंगो डांस ही नहीं बल्कि भारतीय त्योहार भी आपसी मेलजोल और कल्चरल एक्सचेंज का केंद्र बन गए हैं। लगता है कि भारतीय समुदाय यहाँ खुश है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एडोगावा प्रशासन ने डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए खास नियम भी बनाए हैं। साथ ही विदेशियों के लिए 14 से ज्यादा भाषाओं में मदद देने वाले मल्टीलिंगुअल कंसल्टेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि वे यहाँ की जिंदगी को बेहतर ढंग से समझ सकें और जी सकें। दूसरी तरफ भारतीयों ने भी जापानी लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहने की कोशिश की। मिस्टर चंद्रानी, जो 47 साल पहले जापान आए थे, उन्हें प्यार से लिटिल इंडिया के पिता भी कहा जाता है। वे जापान आने वाले नए भारतीयों को ये सलाह देते रहे हैं कि जापान को समझो और उसकी संस्कृति का सम्मान करो। शुरुआत में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, फिर उन्होंने जापानी तौर तरीके समझाए। उन्होंने हमेशा यही समझाया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। अच्छी बात यह रही कि ज्यादातर लोगों ने यह बात समझी और मेहनत से अपनाया भी। आपसी समझ बनाना एक लगातार चलने वाली मेहनत है, जैसे रोज की छोटी छोटी बातचीत से धीरे धीरे कोनों को गोल किया जाए। मिस्टर चंद्रानी कहते हैं कि टकराव ना हो, इसके लिए हमेशा मेहनत करना जरूरी होता है। वहीं मिस्टर पूजा हाल ही में अपनी पत्नी के साथ जापान आए हैं। वे IT टेक्नीशियन हैं।
We went to जापान आने पर उन्होंने अपने पड़ोसियों से मिलने का फैसला किया। क्योंकि वे जापानी नहीं बोल सकते थे, उन्होंने जापानी में एक लेटर छपवाया। उस पत्र में लिखा था, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। お手伝いできることがありましたら、 यह छोटा सा अभिवादन आपसी संबंधों की शुरुआत बन गया। पड़ोसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आपको कभी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बुलाना। that we wanted to write this message in case お we need 隣 help, さん please. は मिसेस पूजा ने कहा कि यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। くれ You know, there て is somebody とても to 嬉 support しかっ us. た。 江戸川区で अब वे एडोगावा प्रीफेक्चर में बसे हुए हैं और लगातार ऐसे रास्ते खोज रहे हैं जिससे पड़ोस से बेहतर रिश्ता बन सके। कमेंट्स में YYFR ने लिखा है कि भारतीय लोग दशकों से एदोगावा में रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी परेशानी की खबर नहीं सुनी, बल्कि चीनी लोग जो एदोगावा में जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं और कचरे में सीप के खोल गैरकानूनी रूप से फेंकते हैं, वही ज्यादा समस्या है। उन्होंने जो कमेंट किया है उसके बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया है। ईयर 2020 से 2025 के बीच जापान में चीन, ताइवान और हांगकांग को छोड़कर के नागरिकों से जुड़े अपराधों का ट्रेंड पेंडेमिक, ट्रैफिक पर पाबंदियों और बाद के रीओपनिंग के दौर से प्रभावित रहा। 2020 में कोविड-19 के कारण सीमाएं बंद थीं, जिससे विजिटिंग फॉरेनर्स, टेम्पोरेरी रेजिडेंट, स्थायी, विशेष स्थायी निवासी को छोड़कर से जुड़े मामलों की संख्या घटी। हालांकि वियतनाम और चीन मिलकर लगभग 60% मामलों और संदिग्धों में शामिल थे। चोरी, विशेषकर बर्गलरी में चीनी और कोरियाई संदिग्ध अपेक्षाकृत अधिक पाए गए, जबकि दुकान से सामान चुराने, शॉपलिफ्टिंग में चीन संदिग्ध आगे थे। 2021 में महामारी उपायों के चलते ये मामले और कम हुए, खासकर चीनी और कोरियाई संदिग्धों से जुड़े चोरी और इमिग्रेशन कंट्रोल एक्ट के उल्लंघन में गिरावट आई। 2022 में सीमाएं खुलने पर कुल अपराध दर 2021 से कम रही, लेकिन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चोरी के मामलों में वियतनाम पहले और चीन दूसरे स्थान पर रहा। 1068 मामले, 468 गिरफ्तारियां। 2023 में लोगों की आवाजाही और अपराध के अवसर बढ़े। वियतनाम और चीन मिलकर लगभग 60% विदेशी संदिग्धों के मामलों में शामिल रहे, जबकि धोखाधड़ी जैसे फोन स्कैम में दोनों की हिस्सेदारी अधिक थी। चीनी संदिग्धों के चोरी के 1039 मामले दर्ज हुए, 571 गिरफ्तारियां में है। 2023 के मध्य में अस्थायी विदेशी निवासियों में चीनी नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 21.9% थी, जो उनके अपराध आंकड़ों के अनुपात को संदर्भ देती है। 2024 से 2025 में पैटर्न लगभग 2023 जैसा ही रहा, जिसमें संगठित चोरी जैसे सोलर सुविधाओं से धातु तांबे की चोरी और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह शामिल थे, लेकिन किसी एक राष्ट्रीयता को इसका एकमात्र कारण नहीं बताया गया। समग्र रूप से 2020 से 2025 में चीनी नागरिकों से जुड़े अपराध महामारी काल में घटे। विदेशी संदिग्धों में उनकी रैंक वियतनाम के साथ शीर्ष पर है। मुख्य अपराधों में संपत्ति से जुड़े अपराध, शॉपलिफ्टिंग, सेंधमारी और धोखाधड़ी शामिल है। ये स्टेटिस्टिक्स एंड एनालिसिस केवल चीन के मेनलैंड सिटीजन्स पर आधारित है। ये तो हुआ चीनी नागरिकों का अपराध रिकॉर्ड। भारत में कुछ लोग हैं जिनकी सोच है कि चीनी लोग भारत में विकास लेकर आएंगे, लेकिन आप खुद ही देखेंगे कि चीनी लोग क्या लेकर आते हैं। अब जरा देखते हैं कि भारतीयों ने जापान में क्या योगदान दिया है। मध्य 2024 तक जापान में लगभग 51,345 भारतीय नागरिक रह रहे थे, जो दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह टोकिमो के अनुसार जापान के कुल विदेशी निवासियों का 3% से भी कम है। इन भारतीयों का योगदान IT, इंजीनियरिंग, व्यवसाय और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय है, जहां लगभग 12,908 लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में कार्यरत हैं। 1,334 से अधिक भारतीय हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा पर शोध, प्रबंधन और विशिष्ट परामर्श में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं, जबकि तकनीकी इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP के तहत 884 भारतीय विनिर्माण, निर्माण और कृषि क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल सीख रहे हैं। व्यापार और प्रबंधन वीजा पर 523 भारतीय सीमा पार व्यापार व नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में टोक्यो स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल GIIS में 2022 तक 1,200 छात्र थे, जिनमें लगभग आधे जापानी थे, जिससे यह स्टीम और अंग्रेजी आधारित किफायती शिक्षा का लोकप्रिय विकल्प बन गया है।
आईआईटी बॉम्बे और तोहोकू यूनिवर्सिटी के सहयोग से जापान में आईआईटी बॉम्बे का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित हो रहा है, जहां 2026 में पीएचडी कार्यक्रम शुरू होंगे और बाद में एमटेक तक विस्तार होगा। अगस्त 2025 में आईआईटी बीएचयू ने सकुरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापानी प्रतिनिधियों की मेजबानी की और जेएसटी, जेपीएसपीएस, लोटस जैसे प्लेटफार्मों के जरिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा हुई। पर्यटन के क्षेत्र में 2024 में 2,33,000 भारतीयों ने जापान की यात्रा की, जिससे लगभग 56.1 अरब येन 3,366 करोड़ का आर्थिक योगदान हुआ, जिससे आतिथ्य, रिटेल और परिवहन क्षेत्रों को बल मिला। 50 से अधिक भारतीय सांस्कृतिक संघ जापान में सक्रिय हैं, जो नृत्य, संगीत, क्रिकेट, कबड्डी, योग और कला आयोजनों से दोनों देशों के लोगों को जोड़ते हैं। साहित्य और डिजिटल कला में सुनील कौशिक और युका योकोजावा की जोड़ी ने सुशी एंड सांबर जैसे प्रोजेक्ट और एआर आधारित ग्रेटिट्यूड फॉरेस्ट जैसे रचनात्मक कार्यों से जापानी कैलीग्राफी, कला और नवाचार को जोड़ा है। व्यापार और परोपकार में एचएमआई होटल ग्रुप के संस्थापक को और भारतीय मूल के निवेशक ryuko हीरा को 2022 में भारत का पद्मश्री और अप्रैल 2024 में जापान का नेशनल अवार्ड ऑफ ऑनर फॉर टूरिज्म मिला, जो उनके 40 वर्षों के पर्यटन और भारत जापान संबंधों में योगदान का सम्मान है। रणनीतिक साझेदारियों में 2018 से विस्तारित इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप आईजेडीपी ने एआई, स्टार्टअप्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में गहरा सहयोग स्थापित किया है। व्यापार व निवेश के क्षेत्र में 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार 22 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। जापान भारत का प्रमुख निवेशक बना। वहीं भारतीय कंपनियों और फंड्स ने जापान के वित्तीय बाजारों में ईटीएफ और एसेट मैनेजमेंट सहित अपनी उपस्थिति मजबूत की। इस तरह 2020 के दशक के मध्य तक भारतीय समुदाय ने जापान में आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारियों में बहुआयामी और सशक्त भूमिका निभाई है। सेक्विट ने लिखा है कि जब जापान में रहो तो जापान वालों जैसा व्यवहार करो। ये बात हर विदेशी को सिखानी चाहिए जो जापान आता है। उसके बाद नेस्ट ने लिखा है कि जापान को ऐसा सुविधाजनक देश किसने बना दिया जो हर तरह के विदेशियों को स्वीकार करता है। उसके बाद के ओनचान ने लिखा है कि अगर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को समर्थन देने लगें तो साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। हर समूह अपनी अलग अलग कम्युनिटी बना लेगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। इसके रिप्लाई में लिखा है, आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कई भाषाएं समाज को बांट दें। भारत इसका एक मजबूत उदाहरण है। वहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। रिलीजन, कल्चर और रहन सहन में भी काफी फर्क है, फिर भी देश एकजुट है, क्योंकि वहां एक दूसरे की पहचान और भाषा का सम्मान किया जाता है। अगर कॉमन वैल्यूज और रूल्स के साथ सब मिलकर चलें तो भाषाओं का समर्थन समाज को बांटता नहीं बल्कि और भी समृद्ध बनाता है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि देश में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए, ताकि क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन आसान हो सके। अगर मैं आपके देश की बात करूं तो जापानी भाषा सीखना मैंडेटरी कर देना चाहिए। उसके बाद ओकाचिमेंको ने लिखा है, कसाई इलाके में जो भारतीय लोग रहते हैं उन्होंने अपने देश में अच्छी शिक्षा ली है, इसलिए उनके साथ बात करना आसान होता है और उन्हें जापानी जीवन और कल्चर समझाने में भी सहूलियत होती है। लेकिन कोइवा के पास जो चीनी और वियतनामी लोग रहते हैं उनमें जापानी जीवन को अपनाने की इच्छा बहुत कम है। अगर आप रिपोर्ट कर ही रहे थे तो दोनों इलाकों को कवर करते तो अच्छा होता। उसके बाद पीपी केंगो ने लिखा है कि समस्या ये नहीं है कि कोई विदेशी है या नहीं, असली बात यह है कि क्या वह सही तरीके अपनाता है और स्थानीय संस्कृति में ढल पाता है या नहीं। कोई इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह गैरकानूनी तरीके से आया है तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा, और अगर कोई बुरा इंसान सही तरीके से आया है तो जापान को उसे ठीक से सजा देनी चाहिए। उसके बाद Q7ZU5X ने लिखा है, ये लोग जिसे हम एलीट कहते हैं आम लोगों से थोड़ा अलग होते हैं। उसके बाद नागामी कोदाई ने लिखा है कि अगर फॉरेनर्स कानून का पालन करें और ठीक से बर्ताव करें तो कोई दिक्कत नहीं है। असली समस्या उन लोगों से है जो इन्हें गैरकानूनी घुसपैठियों और बदतमीज लोगों के साथ एक ही कैटेगरी में रख देते हैं और फिर इसे डिस्क्रिमिनेशन कह देते हैं। उसके बाद टेस्ट ने लिखा है कि भारतीय आईटी इंजीनियर वैश्विक स्तर पर एलीट माने जाते हैं, और अगर चंद्रानी जैसी कोई व्यक्ति जापानी संस्कृति नए भारतीयों को समझा सके तो वह बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद फादर्स एंजल ने लिखा है कि जो लोग पहले ही आ चुके हैं उनके साथ इनह्यूमन व्यवहार करना सही नहीं है, लेकिन जो लोग अभी आना चाहते हैं उनके लिए नियमों को और कड़ा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट मसाजियर्स ने लिखा है, समस्या ऐसे फॉरेनर से है जो गैरकानूनी रूप से आते हैं। जो लोग सही तरीके से जापान में रह रहे हैं उन्हें उसी श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद टोमोसोबा ने लिखा है कि मैंने सुना है कि वहाँ बहुत से आईटी इंजीनियर हैं और उनके पास बुनियादी शिक्षा और अकादमिक योग्यता होती है, तो शायद ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। मैं यूरोप में रहता हूँ
और यहाँ भी ईस्टर्न यूरोप व अन्य जगहों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ कई समस्याएं हैं। जापान में रात का शोर एक तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यूरोप के कई देशों में इसका समय तय होता है और यह एक नियम है। उसके बाद राइटनिंग ने लिखा है कि कसाई में जो IT वाले एलिट लोग रहते हैं वे ठीक हैं, लेकिन कम वेतन में काम करने वालों को भी कवर करना चाहिए। उसके बाद मासाकेशी ने लिखा है कि आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जापानी लोगों को ही विदेशी भाषाएं क्यों अपनानी चाहिए? अगर आप जापान में रहना चाहते हैं तो यहाँ की भाषा बोलनी आनी चाहिए, है ना? वैसे यही बात उस वक्त भी लागू होती है जब कोई जापानी व्यक्ति विदेश जाता है। उसके बाद H1S1N ने लिखा है कि नेपाल और बांग्लादेश से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। मैं ट्रेन में एक व्यक्ति को देखकर चौंक गया और बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद TCD4Q ने लिखा है कि साथ में रहना अच्छी बात है, लेकिन हमें जापानी IT इंजीनियरों को भी ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद आसाही ने लिखा है कि समस्या सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ विदेशी नहीं, असल परेशानी वे लोग हैं जो गैर कानूनी रूप से रहते हैं, जापान के नियमों को नहीं मानते और व्यवस्था बिगाड़ते हैं। जो विदेशी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके साथ मिलकर रहना तो आम तौर पर स्वागत योग्य है। उसके बाद